हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरोज अपने बेटे अमन और बहू गीतिका का गृह प्रवेश करती है और अपनी बेटी सुरभि को बुलाकर बोलती है, अरे अब तो बहू भी आ गई है, अब तो ढंग से तैयार हो जा। थोड़ी देर में घर में मेहमान भी आने लग जाएंगे। अब तू ऐसे ही घूमती रहेगी? क्या पहन कर आऊं मैं? कुछ है ही नहीं मेरे पास तो। और वैसे भी मेरा मन नहीं है तैयार होने का, घर में ही तो रहना है, तो ऐसे ही ठीक लग रही हूँ। हाँ, फटीचर बनी रहे। लोग भी क्या बोलेंगे कि हम कुछ देते नहीं है इसे पहनने के लिए, है ना? कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े ले लो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। अरे नहीं बहू, इसकी तो आदत ही है, ऐसे ही रहती है शुरू से। माँ जी, लेकिन हमारे पास तो सब है ना, सुरभि को कोई कमी नहीं है, तो ये ऐसे क्यों रहती है? वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है इन्हें कपड़े देने में, तो आप मेरे से ले सकती हैं। अरे तुम इन सब में मत पड़ो, तुम थक गई होगी ना। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, फिर मेहमान आने लगेंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ बहू, अमन ठीक बोल रहा है, तुम जाकर आराम कर लो। जब मेहमान आने लगेंगे तब मैं तुम्हें खुद ही नीचे बुला लूंगी। ठीक है माँ जी, अगर कोई काम या मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। गीतिका वहाँ से अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। गीतिका को सुरभि का ऐसे आना अजीब लगता है, लेकिन वो अभी नई नई घर में आई होती है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम के फंक्शन में भी सभी लोग तैयार होकर आए होते हैं। वहाँ भी सुरभि ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाती है और फंक्शन में आए लोगों से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब फंक्शन खत्म होता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तो गीतिका सुरभि से बोलती है, सुरभि, तुम्हें अपना ख्याल नहीं आया तो कम से कम हमारी इज्जत की ही तो सोच लेती। क्या जरूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की? तुमको देख के तो ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम इस घर की बेटी हो। आप नहीं आई हो, आपको कुछ नहीं पता है। मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे अच्छे से सब पता है। हाँ सच में, कुछ ज्यादा अच्छे से ही पता है तुम्हें, तभी तुम्हें ऐसे ही आई हो। तुम्हें देखकर कोई भी ये बोल नहीं सकता कि तुम इस घर की बेटी हो। इस घर की बेटी नहीं लग रही हूँ तो क्या लग रही हूँ मैं? इस घर की नौकरानी ही लग रही हो, जिसको बस हमारी बेइज्जती ही करवानी आती है। अब तुम्हें ऐसे देखकर लोग तो यही बोलेंगे ना। तो आपको क्या है? आप तो इस घर की बहू रानी हो ना, तो खुद पर ध्यान दो। मुझ पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसी भी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। हाँ तभी बोल रही हूँ, थोड़ा ठीक ठाक बनकर रहा करो। सुरभि गीतिका की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। सुरभि इसी तरह रहा करती है और सुरभि को देखकर गीतिका को गुस्सा आता है, लेकिन सुरभि गीतिका की एक बात तक नहीं मानती है। कुछ दिनों बाद सरोज गीतिका और सुरभि को बुलाकर कहती है, अरे तुम दोनों जाओ, जाकर कपड़े ले लो अपने लिए, और फिर हमें जाना भी है। कहाँ जाना है माँ जी? अरे मैं बताना भूल गई, दूर के रिश्तेदार की शादी है तो वहीं जाना है हमें। कपड़े ले लो दोनों जाकर अच्छे से, ठीक है? माँ क्या कपड़े लेना, मेरे पास तो वैसे भी इतने कपड़े पड़े हैं, उनमें से ही कुछ पहन लूंगी। क्या जाकर पैसे की बर्बादी करना। अरे मेरी गरीब नंद, आपके जो कपड़े हैं ना, वो भी गरीबों ने अब लेना बंद कर दिया है, और आप वो शादी में पहनकर जाना चाहती हो। हाँ, लेकिन आपके पास तो है ना बहुत अच्छे कपड़े, तो आप वही पहन लो। आप बन जाओ अमीर, मुझे गरीब ही रहने दो। अब भगवान ने हमें किसी चीज की कमी तो नहीं दी है, लेकिन आप तो फिर भी ऐसी घूमती हो जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। लोग भी हमें आपकी तरह ही गरीब सोचते होंगे, जबकि मेरा ससुराल तो इतना अमीर है। आपका ससुराल अमीर है तो क्या आप गरीब करके मानोगी? नहीं, मैं अपनी गरीब नंद को अमीर करके ही मानूंगी। तुम दोनों क्या शुरू हो गई? यहाँ इतना लेट हो रहा है और तुम्हारा अलग ही चल रहा है। एक काम कर बहू, तू घर का काम कर ले और सुरभि तू जाकर सबके लिए कपड़े ले आ। दोनों काम एक साथ ही निपट जाएंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन निकलना कब है? आज शाम को ही निकलना है, तभी तो मैं बोल रही हूँ जल्दी करने को। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुरभि सबके लिए कपड़े लेने चली जाती है और गीतिका घर का सारा काम करने लगती है। दोनों अपना अपना काम कर तो देती हैं। सुरभि जब सबके लिए शॉपिंग करके वापस आती है और सारे कपड़े गीतिका देखती है, तो अपनी सास को बुलाकर बोलती है, माँ जी ये देखो, मेरी गरीब नंद मेरे लिए ये अपने हिसाब से कपड़े लेकर आई है। मैं क्या ये पहनकर जाऊंगी शादी में? इतनी महंगाई हो रही है, आपके कपड़े ही मैं सबसे ज्यादा महंगे लाई हूँ। 1500 का बस आपके लिए है, और सबके लिए तो मैं 1000 से भी कम के लाई हूँ। क्या इतना सस्ता? माँ जी, आपने एक काम दिया था और ये भी देख लो क्या कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी शादी में अब।
सुरभि को ही ले जाओ आप। माँ, भाभी को आप बोलो ना कुछ। ससुराल भले ही अमीर मिला हो इन्हें, लेकिन इनकी ननद अमीर नहीं है। मैं तो अपने हिसाब से ही लाऊंगी जितनी हैसियत है मेरी। और वैसे भी मैं तो भैया से पैसे लेती नहीं हूँ, अपनी जॉब से अपना खर्चा खुद ही निकालती हूँ। बहू तू गुस्सा मत कर, एक काम कर, अलमारी से पैसे ले ले और जो तुझे चाहिए वो लेकर आ जा। कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। पता नहीं मेरी नंद को किसकी तरह बनाकर भेजा गया है। मेरे ससुराल में तो किसी पर भी नहीं गई है ये। जब देखो गरीबों का ही राग अलापती रहती है। अब जाओ वरना दुकान बंद हो जाएंगी सारी। हाँ तो मैं दुकान से लेती भी नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मैं तो मॉल से लेती हूँ, वो भी ब्रांड वाले कपड़े। गीतिका पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है, अपने लिए कपड़े लेने, और काफी सारे पैसे खर्च करके शॉपिंग करती है। और सारे साथ में रिश्तेदार की शादी में जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। अगले दिन जब सब घर वापस आते हैं तो सुरभि अपने बॉयफ्रेंड विवेक से मिलने जाती है और विवेक सुरभि से बोलता है, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें शादी से पहले अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे मिल ही चुकी हूँ, तो जरूरत नहीं है तुम्हारा घर देखूं। हाँ, लेकिन एक बार देख लोगे तो थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अब चलो मेरे साथ। विवेक अपने साथ सुरभि को अपने घर लेकर जाता है, जो बहुत छोटा सा होता है, जिसमें ना ही फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर कुछ भी नहीं होता है। ये सब देखकर सुरभि विवेक से बोलती है, ये किसके घर ले आए हो तुम मुझे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये मेरा ही घर है और मैं यहीं रहता हूँ, और तुम्हें भी शादी के बाद मेरे साथ यहीं रहना है। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी शादी के बाद? हाँ क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है तो भी बता दो। आज तक मुझे सब मिला है, लेकिन मैंने किसी चीज की कदर नहीं की। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? नहीं, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ यहाँ। मुझसे गरीबी में नहीं रहा जाएगा। मैं गरीबी की तरह एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन रहना अलग बात होती है। मैं जा रही हूँ। सुरभि को विवेक का घर देखकर अपनी सारी बातें याद आती हैं और वो जल्दी से अपने घर जाती है और वहाँ गीतिका से बोलती है, भाभी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। हमारे पास सब था, लेकिन मैं हमेशा 4 लोगों के आगे गरीबों की तरह आ जाती थी। अगर सच में कुछ नहीं होता तो मैं इन सब चीजों के लिए तरसती रहती। यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहती थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अमीर है तो पैसों की बर्बादी करें, लेकिन उतना तो खर्च कर ही सकते हैं जितना तुम्हारे हाथों में हो। लेकिन तुम तो गरीबों का मजाक उड़ाकर उनसे भी ज्यादा गरीब बनकर रहती हो। हाँ, आप सही बोल रही हो। आज जब मैं विवेक के घर गई तो मुझे पता चला कि असल में गरीबी क्या होती है। मुझे वहाँ 1 घंटा भी रुका नहीं गया और मैं यहाँ गरीब गरीब करती रहती थी। ये विवेक कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसकी गरीबी देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई इससे शादी करने की। ये गलत किया तूने। तू गरीबों को लेकर परेशान क्यों हो रही है? वैसे भी तूने जिस लड़के को पसंद किया होगा वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। गीतिका सुरभि को समझाती है और सुरभि को भी अक्ल आती है और उसके बाद वो कभी भी, सब होने के बाद भी गरीब की तरह नहीं रहती है और विवेक से वापस बात करने लगती है। अनामिका को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था खट्टा खाना, जैसे नींबू भुजिया, गोलगप्पे का पानी, खट्टी भेलपुरी इत्यादि जैसी खट्टी चीजों का उसे बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति रोहन के साथ बाजार जाती है। तभी अनामिका की नजर एक चाट स्टॉल पर जाती है और वो रोहन से बोलती है, सुनिए जी, मुझे पापड़ी चाट खानी है, वो भी खट्टी सी। यार तुम कितना खट्टा खाती हो, तुम्हारे दांत खट्टे नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं, मुझे खानी है तो बस खानी है, पैसे दो। ठीक है खा लो, ये लो पैसे। रोहन से पैसे लेकर अनामिका जल्दी से चाट स्टॉल पर जाती है और एक खट्टी सी पापड़ी चाट की प्लेट रेडी करवाती है और मजे लेकर खाती है। जिसके बाद अनामिका खुद से बोलती है, वाओ क्या मजा है खट्टा खाने में, चेहरा एकदम खिल जाता है और आंखों में चमक आ जाती है। सुनिए ना, एक बार आप भी खाइए ना, मजेदार है। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मैंने अपने लिए दूसरी प्लेट बनवा ली है, मैं वही खाऊंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी चाट पापड़ी का मजा लेते हैं। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। तभी अनामिका की सास रेवा बोलती है, अरे बहू, सारा दिन बाजार में बिताकर आ गई, क्या बात है? घर का काम नहीं करना था क्या? माँ जी, रोहन जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करो, और कुछ हुआ तो आप लोग संभाल लेना, ठीक है? अब आप लोग बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से रसोई में चली जाती है और खाना बनाते बनाते उसका फिर से खट्टा खाने का मन करता है और वो स्लैब से एक डब्बा उठाती है जिसमें आम की सूखी खटाई रखी हुई थी।
अनामिका जल्दी से खटाई निकालकर खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, हाय, ये खटाई तो खट्टी चाट से भी अच्छी है। एक काम करती हूँ, दाल में डाल देती हूँ, अच्छी दाल बनेगी खट्टी सी। ऐसे ही खटाई खाते खाते अनामिका दाल चावल बनाती है और दाल में ढेर सारी आम की सूखी खटाई को डाल देती है। और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही रेवा दाल चावल का पहला चम्मच मुंह में डालती है, वो अजीब गरीब मुंह बनाकर बोलती है, बहू ये क्या बनाया है? और तूने दाल में खटाई डाली है या खटाई में दाल डाली है? क्या हुआ माँ जी, ज्यादा खट्टी हो गई क्या? हाय, मेरे सारे दांत खट्टे हो गए और तू पूछ रही है कि ज्यादा खट्टी है या नहीं। माँ जी सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई। देख बहू, तुझे खाना है खट्टा तो तू खा, पर मुझे और रोहन को मत खिला ये सब। और ये दाल तू ही खा, क्योंकि ये मैं और मेरा बेटा तो नहीं खा सकते। माँ जी बस 10 मिनट दो, मैं कुछ और बना कर लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, तू आराम से बैठकर खा अपने ये खट्टे दाल चावल। मैं अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बना लूंगी। इतना कहकर रेवा रसोई में जाती है और अपने लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। साथ ही अनामिका का खट्टा खाना भी अब बढ़ने लगा था। अब वो दाल चावल सब्जी और हर चीज में ही खट्टाई खाने लगी थी। ऐसे ही एक शाम रेवा अनामिका को आवाज देती है और बोलती है, बहू जरा मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय ले आ, बड़ा मन कर रहा है पीने का। जी माँ जी, लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनामिका रसोई में जाती है और कुछ ही देर में 2 कप चाय बनाकर ले आती है और साथ ही एक कटा हुआ नींबू भी लेकर आती है, जिसे देखकर रेवा बोलती है, वाह क्या बात है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तू दूध वाली चाय में भी नींबू डालकर पिएगी? अरे अंदर से बम की तरह फट जाएगी। माँ जी कुछ भी मत बोलो, दूध वाली चाय तो आपके लिए है। मेरे कप में देखो, इसमें तो काढ़ा है जिसमें मैं लेमन डालकर लेमन टी पीऊंगी। अरे मोरी मैया, सींग मारे गैया, बहू तो भरी जवानी में पागल हो गई है। अरे अब खट्टा खाने के चक्कर में तूने चाय भी खट्टी कर ली, कल को तू हमें भी खट्टा मीठा मत कर देना। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, इस चाय को पीने से हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, पेट भी साफ होता है। पेट का तो नहीं पता मुझे, बस मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं कल को तेरे होने वाले बच्चे भी नींबू और इमली की शक्ल के ना निकले। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या गंदे गंदे मजाक करती हैं आप भी। चाय पीजिए और मजे लीजिए। अनामिका की बात सुनकर रेवा आराम से चाय पीने लगती है और दिन बीतते जाते हैं, पर रेवा की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन अनामिका को खट्टा खाने की तलब लगती है और वो जल्दी से रसोई में जाकर खटाई का डब्बा चेक करती है, लेकिन वो खाली होता है। जिसके बाद वो कच्ची कैरी खाने के लिए फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज में भी कोई कैरी नहीं होती और ना ही कोई खट्टा फल होता है। ये देखकर अनामिका खुद से बोलती है, हाय अब मैं क्या करूँ, घर में कुछ भी खट्टा खाने को नहीं है, माँ जी भी घर पर नहीं है, अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती और रोहन जी को आने में भी टाइम लगेगा। मैं क्या करूँ, मुझे खट्टा खाना है। एक आइडिया है। इतना सोचकर अनामिका और जल्दी से आमचूर का डब्बा खोलकर उसमें से चम्मच भरकर अमचूर खाने लगती है और देखते ही देखते वो अमचूर का पूरा डब्बा खाली कर देती है और बोलती है, ये खट्टा तो मेरे लिए नशा सा हो गया है, नहीं मिलता तो मन बेचैन सा हो जाता है। अब राहत मिली, इनको फोन कर देती हूँ, मेरे लिए आते हुए कच्ची कैरी और इमली और कुछ और भी खट्टी चीजें ले आएंगे। ऐसे ही अनामिका रोहन को कॉल करती है और कुछ देर बातें करके वो फोन रख देती है। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी अनामिका के पेट में तेज के दर्द होता है और वो नींद से उठकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और फ्रेश होकर आती है। वो वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगती है कि तभी उसके पेट में फिर से दर्द होता है और वो फिर से वॉशरूम भागती है। ऐसे ही अनामिका की पूरी रात हाथ धोने और वॉशरूम के चक्कर लगाने में ही निकल जाती है और सुबह हो जाती है तो रोहन देखता है कि अनामिका जमीन पर बेहोश पड़ी है और रोहन उसे उठाते हुए बोलता है, अनामिका, अनामिका, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना अनामिका।
रोहन के बार बार उठाने पर भी अनामिका को होश नहीं आता, जिसके बाद रोहन और रेवा जल्दी से अनामिका को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर अनामिका का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद वार्ड से बाहर आते हैं। तभी रोहन बोलता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? क्या हुआ उसे? जी, आपकी वाइफ की बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। शायद रात भर उनका पेट खराब रहा है, जिस वजह से उनको वोमिटिंग और लूज मोशन हुए। उन्होंने कुछ तो ऐसा जरूर खाया है जिस वजह से उनकी ये हालत है। अब हमें उनके होश में आने का वेट करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अगर हम तुझे समय पर हॉस्पिटल ना लाते तो आज कुछ भी हो सकता था। माँ जी, रोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं समझ गई हूँ कि किसी भी चीज की लत बुरी होती है। अब से मैं खट्टा बहुत कम खाया करूँगी। रेवा और रोहन दोनों ही अनामिका को माफ कर देते हैं और कुछ दिन बाद अनामिका स्वस्थ होकर अपने घर आती है और हर चीज को हिसाब से खाना शुरू करती है। ईशा अपनी माँ नंदिनी और पिता राजू की इकलौती बेटी थी, जो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे। ईशा इतनी अमीर होने के बाद भी उसने कभी मेकअप नहीं किया था और ना ही उसको बाहर की दुनिया की कोई नॉलेज थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको कभी भी दूसरी लड़कियों की तरह बाहर कहीं आने जाने नहीं दिया था। साथ ही ईशा की बचपन से ही खड़ी चोटी होने की वजह से सब उसका मजाक बनाया करते थे। ऐसे ही एक दिन ईशा इन सब बातों से परेशान होकर बिना किसी को बताए अपने घर से बाहर निकल जाती है, जहां सभी लोग उसकी खड़ी चोटी का मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहां पर स्वाति नाम की एक लड़की आती है और बोलती है, शर्म नहीं आती किसी का इस तरह से मजाक बनाते हुए? अरे हम क्या करें, ऐसे अजीब नमूना हमने देखे ही पहली बार है। अंकल जी, आपके सर पे ना तो बाल है और ना ही मुंह में दांत है, लेकिन इसने तो आपका मजाक नहीं बनाया ना, तो फिर आप क्यों उसका मजाक बना रहे हैं? स्वाति सभी को मुंह तोड़ जवाब देती है और पीछे खड़े होकर ईशा वहीं पर ही रोने लगती है। पर स्वाति उससे उसके घर का पता पूछकर उसे उसके घर छोड़ आती है। स्वाति ईशा को उसके घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड राघव से मिलने जाती है। तभी राघव कहता है, क्या यार स्वाति, आने में इतनी देर कर दी। स्वाति राघव से माफी मांगती है और बताती है कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद राघव उसे माफ कर देता है और उसके करीब जाकर उसे प्यारी सी किस करता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां राघव को पता चलता है कि उसके पिता अरविंद ने उसका रिश्ता उनके बचपन के दोस्त राजू की बेटी से तय कर दिया है। लेकिन राघव इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देता है, मगर अरविंद उससे बोलता है, मैंने अपने दोस्त को जुबान दे रखी है, मैं भी देखता हूँ तू कैसे शादी नहीं करेगा। राघव मजबूर हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों के बाद राघव और ईशा की शादी होती है। लेकिन ईशा को कभी भी अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन ईशा अपना पत्नी धर्म निभाती रहती है, साथ ही बहू होने के भी सारे कार्य करती है। ऐसे ही एक दिन राघव की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और ईशा एक पत्नी के तौर पर दिन रात उसकी सेवा करती है। उसे अपनी सेवा ऐसे करते देखकर राघव के दिल में ईशा के लिए प्यार उमड़ने लगता है और वो मन ही मन धीरे धीरे उसे पसंद करने लग जाता है। तभी एक दिन रास्ते में राघव की मुलाकात स्वाति से होती है। राघव, राघव, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर अब तुम मुझे वापस मिल गए हो ना। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। स्वाति छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो पहले। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे, जो तुम मुझसे बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे दूर हो गए। पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। इतना बोलकर स्वाति राघव की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। राघव जल्दी से
उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी डॉक्टर बताते हैं, जी देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बस थोड़ी मानसिक तनाव की वजह से बेहोश हो गई थी, पर आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राघव उसे अपनी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं बता पाता और उसका मानसिक तनाव खत्म होने का इंतजार करता है। एक बार फिर से उसका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे वो पहले रखा करता था, लेकिन उससे दोबारा प्यार नहीं कर पाता क्योंकि वो ईशा से प्यार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो ईशा को भी अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं बता पाता और एक दिन फिर से ईशा और स्वाति की मार्केट में अचानक मुलाकात होती है। तभी स्वाति बोलती है, हे ईशा, तुम यहाँ? हाँ, बस वो हम अपने उनके लिए लेने आए थे कुछ। उनके लिए? ओह, तो तुम्हारी शादी हो गई। वैसे कब हुई तुम्हारी शादी और किसके साथ हुई? वो बहुत अच्छे हैं, बस मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। मतलब? हमारी शादी को 1 साल होने को आया है, पर अभी तक उन्होंने मुझे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हाउ डिस्गस्टिंग! पता नहीं कैसा पति है तुम्हारा। अगर तुम उसको पसंद ही नहीं थी तो शादी ही क्यों की उसने? ईशा अपने और राघव की शादी का पूरा सच स्वाति को बता देती है, जिसके बाद स्वाति ईशा से कहती है, ईशा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब देखना तुम कैसे तुम्हारा पति लट्टू की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। स्वाति ईशा का मेकओवर करवाने के लिए उसको सैलून लेकर चली जाती है, जहाँ रास्ते में उन दोनों को राघव दिखता है और राघव को देखते ही स्वाति उसको हक कर लेती है और एक किस करके बोलती है, राघव, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये देखो, ये है मेरी फ्रेंड ईशा। पर ये बेचारी अपने पति से बड़ी निराश है क्योंकि इसका पति इसे पसंद ही नहीं करता। तुम्हें कैसे पता इसका पति इसे पसंद करता है या नहीं? अरे बाबा, ईशा ने बताया मुझे, और कौन बताएगा कि इसकी खड़ी चोटी की वजह से इसका पति इसे प्यार ही नहीं करता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनका पति उनको प्यार करता हो पर इनको गलतफहमी हो कि वो उनसे प्यार नहीं करता। अगर ऐसा है तो आज तक इसके पति ने इसे पत्नी होने का अधिकार क्यों नहीं दिया? उसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। राघव, आप इनके पति की साइड क्यों ले रहे हैं? ईशा उसकी पत्नी है, उसे ज्यादा पता होगा ना अपने पति के बारे में। ईशा रोती हुई वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ राघव भी स्वाति को अकेला छोड़कर उसके पीछे जाता है। ये सब होता देख स्वाति भी उन दोनों का पीछा करती है और उनके घर पहुंच जाती है, जहां पर वो छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुनती है। अगर आप स्वाति से प्यार करते थे तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही आप दोनों के बीच में से हट जाती। ईशा, तुम गलत समझ रही हो। स्वाति मेरा पास्ट था और तुम मेरा फ्यूचर हो। मुझे सब पता है कि मेरी खड़ी चोटी की वजह से आप मुझे पसंद नहीं करते थे, पर कोई बात नहीं, स्वाति एक बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। ईशा, मेरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। तभी स्वाति पीछे से आती है और राघव को एक जोरदार चाटा मारते हुए बोलती है, कैसे मजबूरी थी तुम्हारी, हाँ, जो तुमने एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। राघव अपनी मजबूरी उन दोनों को बताता है और सच जानने के बाद स्वाति रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रही थी दोबारा से वापस आकर। नहीं, ये गलत है, मुझे माफ कर दो। नहीं स्वाति, तुम माफी मत मांगो, तुम और राघव जी तो मेरे आने से पहले ही एक दूसरे को चाहते थे और मैं ही तुम्हारे प्यार के बीच में आ गई। नहीं ईशा, तुम राघव की बीवी हो, राघव पर तुम्हारा हक मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरा तुम दोनों की जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है। ईशा और स्वाति दोनों ही राघव को माफ कर देती है और स्वाति इतना सब बोलकर उन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, जिसके बाद राघव और ईशा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।